नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 12 और पार्ट नंबर 1। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अपने चैप्टर का नाम ही क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं आपको अधिकतर आपको सब कुछ मालूम है, बस इतना सा है कि आपको सीक्वेंस नहीं पता है, क्रम नहीं पता है। अब देखो, अपना जैसे पाठ का नाम ही ऊर्जा के स्रोत है, मतलब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, मालूम है? अच्छा, हम रोज भोजन करते हैं ना, हम रोज क्यों करते हैं? हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, और ऊर्जा मिले तो हम कोई काम करें। अगर आपको 2 दिन भोजन नहीं दिया जाए और आपको बोले कि आपको दिन रात काम करना है, तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं, आपको थकान महसूस होगी। ठीक है, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो सारे दिन दौड़ते भागते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, खेल कूद भी करते हैं, ठीक है, एक जगह बैठते नहीं है। और हम क्या कहते हैं, पता नहीं इसमें कितनी ऊर्जा है। उसी तरफ एक बच्चा ऐसा होता है जिसके जो ज्यादा काम भी नहीं करता है, थोड़ा काम करते हैं, उसको थकान हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि इस बच्चे में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, कहते हैं ना ऐसा। इसका मतलब कि ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा का मतलब हुआ कि जिस बच्चे के अंदर ज्यादा ऊर्जा है वो ज्यादा काम करेगा, जिस बच्चे के अंदर ऊर्जा का लेवल कम है वो क्या है, कम काम कर रहा है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो बच्चा जितना काम करेगा उसमें उतनी ही ऊर्जा है, मतलब कार्य करने की जो क्षमता है वो ही ऊर्जा है, हम कह सकते हैं ना ऐसा। तो देखो बच्चों, हम थोड़ा पढ़ते हैं ऊर्जा एक परिचय। तो देखो, कार्य करने की क्षमता के रूप में हम ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। किसी पिंड में ऊर्जा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उसमें कार्य करने की क्षमता है। अगर आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है तो बच्चों आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास कोई कार है, उस कार के अंदर जब तक आप पेट्रोल या डीजल डालोगे ही नहीं तो आप क्या कार चला पाओगे? नहीं ना। लेकिन अगर आप उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन का उपयोग करते हैं तो आप कार को चला पाओगे। इसका मतलब कि जब तक उसके अंदर आप ऊर्जा नहीं दोगे, उसको जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेगी, और उसको ऊर्जा मिलेगी वो मतलब वो काम करेगी। ये बात सही है ना? देखो इधर, एक कार को गति देने के लिए कार का इंजन ईंधन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग करता है। ऐसे ही जो अपना रेडियो और टैप रिकॉर्डर है, अगर हमें उसको चालू करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें बैटरी लगाते हैं, तो उसको उस बैटरी से ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा देखो, जो तेज गति से बहता पानी है वो नदी के किनारों को तोड़ सकता है। ठीक है, कोई नदी बहती है ना तो उसके किनारे देखना आपको टूटे फूटे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस तेज बहते हुए पानी के अंदर भी क्या होती है, ऊर्जा निश्चित होती है, एक ऊर्जा संचित होती है, वो ही क्या करती है, उसको तोड़फोड़ करती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बहते पानी में भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत तेज आंधी तूफान आता है, तो जब तेज आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनको वो तोड़ देते हैं। उन्होंने पेड़ तोड़ा मतलब उन्होंने कार्य किया, इसका मतलब उसमें भी क्या होती है, ऊर्जा होती है। देखो, इसी प्रकार पवन में भी पेड़ों को हिलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। ये बात समझ में आई है? आगे देखो, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा का क्या क्या महत्व है। तो अगर आप सोचो कि सुबह उठने से लेके रात को वापस सोने तक आपने अपने जीवन के अंदर किस किस प्रकार की ऊर्जा काम में ली है। आप सुबह उठते हो और आपको गर्म पानी करना है तो आप या तो गैस काम में लोगे, ठीक है, या गैस का मतलब आप ईंधन काम में ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप गीजर से पानी गर्म करोगे, इसका मतलब है कि आपने विद्युत ऊर्जा काम में ली है। आप मोबाइल चार्ज करोगे, आपने विद्युत ऊर्जा काम में ले रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हो तो आप कार, मोटरसाइकिल, बस जिसका भी उपयोग कर रहे हो उसके अंदर पेट्रोल या डीजल क्या ईंधन के रूप में काम में ले रहे हो, तो वो उसको ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे पेड़ पौधे हैं, आपको पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन कब, जब उसको प्रकाश के रूप में ऊर्जा मिलती है तब वो अपना भोजन बना पाते हैं। तो इस तरीके से हम और जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, ऊर्जा का उपभोग करते हैं। देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में ऊर्जा जीवन को आरामदायक बनाकर, उत्पादकता बढ़ाकर और जिस तरह हम जीना चाहते हैं वैसा जीना हमें देकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव सभ्यता के उषा काल से हमने लकड़ी, जल, जीवाश्म ईंधन आदि का प्रयोग तापन में, मशीनों को कार्य कराने के लिए किया है। लगभग सभी प्रकार के क्रियाकलापों के लिए हम ऊर्जा को किसी न किसी रूप में काम में लेते हैं, मतलब हम किसी न किसी रूप में ऊर्जा के ऊपर निर्भर रहते हैं। चाहे हमारा भोजन बनाना हो, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो, हमारा मोबाइल चार्ज करना हो, या पवन ऊर्जा काम में लेनी हो, विद्युत ऊर्जा काम में लेनी हो, किसी न किसी रूप में हम कोई ना कोई ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लेते ही लेते हैं, ठीक है ना। देखो आगे, ऊर्जा के अभाव में हमारा शरीर मूल क्रियाओं जैसे श्वसन, परिसंचरण, पाचन आदि को भी संपन्न नहीं कर पाएगा। मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं हो पाएगी तो हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हम सांस तक नहीं ले सकते, पाचन नहीं कर सकते,
परिसंचरण नहीं हो सकता, कुछ भी कार्य हमारा शरीर नहीं कर पाएगा अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी। तो ऐसे ही इसी प्रकार पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज पदार्थों को बिना सूर्य के प्रकाश के भोजन में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी भोजन नहीं बना पाएंगे, वो भी अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, है ना बच्चों। आगे देखिए, उत्पादन में अन्य कल्पुर्जे बनाने वाली लगभग सभी मशीनें बिना विद्युत ऊर्जा के स्रोतों के काम नहीं कर पाएगी। अगर जैसे अपना मोबाइल है, टैप रिकॉर्डर है या गीजर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा काम में आती है, अगर विद्युत ऊर्जा ही नहीं होगी तो ये मशीनें काम में आ पाएगी क्या? ये मशीनें रखी रहेगी, इनसे कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। जो भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, मकान जिसमें हम रहते हैं, कागज जिस पर हम लिखते हैं, वाहन जिन्हें हम चलाते हैं, इन सभी को किसी प्राकृतिक संसाधन से अंतिम उत्पाद के निर्माण या रूपांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, कपड़े बनाने के लिए मशीनें काम में ली जाती है, मशीनें जब तक नहीं चलेगी जब तक उन्हें ऊर्जा नहीं मिलेगी। कागज बनाने के लिए, पेन बनाने के लिए, ये स्क्रीन बनाने के लिए, कैमरा बनाने के लिए, जितने भी संसाधन हैं उनको बनाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? मशीनें काम में लेते हैं। और मशीनें कब तक नहीं चलेगी? जब तक उन्हें क्या नहीं मिलेगी? ऊर्जा। वैसे ही जो हमारा जो शरीर है ये भी एक प्रकार की मशीन ही है, ठीक है। जब तक इसको आप ऊर्जा नहीं दोगे हमारा शरीर जो है मशीन रूपी ये भी काम नहीं कर पाएगा। बात आई समझ में? इसलिए ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगी है बच्चों। आगे देखो, हम बात करते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। विशिष्ट प्रकार के यंत्रों व प्रक्रियाओं की मदद से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमने मोबाइल लिया, ठीक है, अभी वो डिश है, ठीक है, हमने उसको चार्ज में लगाया और हमारा मोबाइल चार्ज हो गया। अब हमने उसका चार्जर हटा लिया, अब हम पूरे दिन फोन चलाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ? हमने तो विद्युत ऊर्जा में काम में ली थी ना, विद्युत ऊर्जा काम में ली थी, लेकिन अब हमारा पूरा दिन मोबाइल चल रहा है। तो कैसे चला? तो देखो बच्चों, हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी होती है उसके अंदर विद्युत ऊर्जा जो हमने काम में ली, जब हमने उसको चार्ज में लगाया तो विद्युत ऊर्जा उस बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब चार्जर हटाने के बाद हमारा मोबाइल चार्ज है, उसको हम पूरे दिन काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा थी वो उसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। कहने का मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। बात आई समझ में? अब वो किसी भी प्रकार से हो सकती है। आगे देखिए, कोई भी वस्तु जिससे कि उपयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा का हम दोहन कर सकते हैं वह ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत का मतलब हो गया कि हमें ऊर्जा किससे मिल सकती है। जैसे हम लकड़ी जलाएंगे तो हमें आग मिलती है, मतलब उस आग से हम भोजन पका सकते हैं, मतलब भोजन को ऊष्मा या ऊर्जा मिल रही है। तो वो आग क्या हो गई, वो जो लकड़ी है वो क्या हो गई उसके लिए? वो ऊर्जा का स्रोत हो गया, ठीक है। जैसे पवन है, पवन किसी भी पेड़ को अगर तोड़ती है या पेड़ को हिलाती है तो उसको हिला कौन रहा है? पवन, ठीक है। तो पवन क्या है? ऊर्जा का स्रोत हो गया। बात आई समझ में? देखो, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा, पवन चक्कियाँ, सौर पैनल, जैव भार आदि। अब आपने देखा होगा बच्चों, आजकल सब लोग अपने छत के ऊपर या अपने खेतों के अंदर क्या लगा रहे हैं? सौर पैनल लगा रहे हैं। मतलब वो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। फिर हम क्या है, आराम से अपने लाइट पंखे चला सकते हैं ना। तो हमने क्या किया? सौर ऊर्जा को हमने किसने बदल लिया? विद्युत ऊर्जा में। किसके द्वारा? सौर पैनल के द्वारा। तो सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक ऊर्जा का स्रोत है। और आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? अपने पास सूर्य है। आगे देखिए, ऊर्जा के कुछ स्रोतों की एक लघु समय अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जबकि ऊर्जा के वे स्रोत जो लघु समय अवधि के अंदर जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। देखो बच्चों, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक स्रोत तो ऐसे जो हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, और एक स्रोत ऐसे होते हैं जिनकी हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। इनका नाम क्या है? पहला तो नाम है नवीकरणीय स्रोत,
दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे स्रोत जिनकी हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अनवीकरणीय कौन से हैं? जिनकी हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है बच्चों कि अपने जो कार है, बस, ट्रेन, ये सब किससे चलते हैं? पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। तो क्या हम पेट्रोल बना सकते हैं? क्या हम डीजल बना सकते हैं या फिर हम केरोसिन बना सकते हैं? नहीं। ये सब चीजें हमें क्या मिलते हैं? प्राकृतिक रूप से मिलती है, ठीक है। मतलब जैसे आपको कहीं ना कहीं तेल का, पेट्रोल का, डीजल का कुआं मिल जाएगा, ठीक है। इस तेल को हम निकाल लेंगे और फिर उपयोग में लेंगे। तो ये हमें प्रकृति से मिल रहे हैं, हम इसको बना नहीं सकते। तो जो ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक निश्चित मात्रा में है, जैसे मान लो 100 लीटर है अगर उसके अंदर, तो हम 100 लीटर तो काम में ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम उसका उपभोग नहीं कर सकते, ना ही हम उसको बना सकते हैं, ना ही उसकी पुनः पूर्ति हो सकती है। इसलिए ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय स्रोत। जबकि ऐसे स्रोत जिनकी हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय स्रोत। बच्चों तो इधर देखो, ऊर्जा के सभी स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। अब हमारे पास आगे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में से कोई भी 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जहां हमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आप 5 नहीं 50 बना सकते हो, ठीक है। जैसे भोजन पकाना, ईंधन काम में लेते हैं। बल्बों को प्रकाशित करना, विद्युत ऊर्जा काम में लेते हैं। परस्पर वार्तालाप करना, हम आपस में बात कर रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हो, तो ध्वनि ऊर्जा काम में ली जा रही है, ठीक है। साइकिल चलाना, हम हमारे साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो हम हमारे शरीर की यांत्रिक ऊर्जा काम में ले रहे हैं। टॉर्च जला के रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सेलों की रासायनिक ऊर्जा काम में ले रहे हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के वे 3 रूप कौन से हैं जिन्हें हम प्राय उपभोग करते हैं? तो इंपॉर्टेंट 3 जो है मुख्य एक तो होगी ऊष्मीय ऊर्जा, एक प्रकाश ऊर्जा और एक विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोत के बीच अंतर बताइए। तो आपको पता ही है बच्चों कि नवीकरणीय स्रोत जो होते हैं उनकी हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय स्रोतों की हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं। पढ़िए देखो, उन ऊर्जा स्रोतों लघु समय अवधि के अंदर जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जबकि वे ऊर्जा स्रोत जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं तथा लघु समय अवधि के अंदर जिन्हें उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत। आगे देखिए, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है बच्चों कि पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, जीवाश्म ईंधन है, ये सब हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम खुद नहीं बना सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनको बनाना, प्राकृतिक रूप से बनाना एक बहुत लंबी प्रोसेस है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। कुछ सालों की नहीं, वो बहुत लंबे सालों की प्रक्रिया है, ठीक है। पुनः पूर्ति करना उनको आसान नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। चलो हम पढ़ते हैं थोड़ा। कच्चा तेल, कोयला व प्राकृतिक गैस सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है या इनका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः ये ऊर्जा के कौन से स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत हैं। हम हमारे उपयोग के लिए ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा अनवीकरणीय स्रोतों से ही प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस शामिल है। वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए ये अपेक्षा की जा रही है कि अगर कोई नया तेल कूप नहीं मिलता है तो आगे आने वाले 30-35 सालों में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार समाप्त हो जाएंगे। बच्चों अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो ये तेल के जो संसाधन है ये फिक्स है, लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, और इनको निर्माण होने में बहुत अधिक लंबा समय लगता है, ठीक है। तो अभी जो निश्चित मात्रा में उसका हम बहुत उपभोग कर रहे हैं, या ऐसे मान लो जरूरत से ज़्यादा अगर हम काम में ले रहे हैं, ठीक है, उसका अनुपयोग हो रहा है। जैसे बत्ती हो रखी है और हमारी गाड़ी चालू हुई तो पेट्रोल तो काम में आ रहा है, डीजल तो काम में आ रहा है ना। तो ये अनुपयोग कर रहे हैं ना हम, तो एक निश्चित मात्रा ही तो है हमारे पास। तो इसी तरीके से अगर हम इनका दोहन करते गए तो कुछ सालों में, लगभग 30-35 सालों में क्या होगा, जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे हमें पेट्रोल डीजल मिल रहा है, या जो कुएं हैं जिनसे हमें प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं, जो अनवीकरणीय स्रोत हमें मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो खत्म हो जाएंगे। फिर 30-35 साल के बाद हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये लिमिटेड है, या आप ये कह सकते हो कि इनको बनने में बहुत अधिक समय लगता है, सालों लग जाती है इसका निर्माण होने में। तो पॉसिबल नहीं है कि हम तुरंत बना लिए कि 30 साल बाद पेट्रोल खत्म हुआ और 1 साल बाद हम वापस बना लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो ये संसाधन है उनका लिमिटेड उपयोग करना चाहिए,
ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हैं हम। इसी प्रकार कोयले के भंडार अधिक से अधिक और 100 वर्षों तक चल पाएंगे। कि जैसे हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि इनके तेल के जो कुएं हैं वो निश्चित है, ऐसे ही जो हमें कोयला प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, निश्चित मात्रा में ही है। अगर हम उसका बहुत अधिक दोहन करेंगे तो लगभग 100 साल के बाद लगभग सारा कोयला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसलिए हम कहते हैं ना कि पानी को खुला मत छोड़ो, लिमिटेड है। और जब भी बत्ती हो रही है आप क्या करो, गाड़ी बंद कर दो ताकि पेट्रोल का अनुपयोग ना हो। इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें अगर हमारे दैनिक जीवन में हम सुधारते हैं तो हो सकता है 100 साल की जगह 200 साल बाद खत्म हो, ठीक है, 30 साल की जगह 60 साल बाद खत्म हो, तो 30 साल ज्यादा काम में ले पाओगे ना। फिक्स है, लिमिटेड है, चाहे तो आप सारा का सारा अभी खत्म कर दो, चाहे तो आप 30 साल चला लो, चाहे तो आप 60 साल चला लो। तो हमें जितनी आवश्यकता है ना, अगर हम उतना ही काम में ले तो क्या होगा, हम अधिक समय तक इसका उपभोग कर पाएंगे। लेकिन हमारी आवश्यकता से ज्यादा अगर हम काम में ले रहे हैं तो हम कम समय तक उपभोग कर पाएंगे। तो परेशानी भी हमें ही है और फायदा भी हमें ही है। तो हमें यह देखना है कि हम इन स्रोतों का उपभोग किस प्रकार से करते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कम समय में सारा खत्म कर देते हैं या बहुत समय तक आराम से जीवन यापन करते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए। अतः हमें ऊर्जा के इन अनवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए और इनकी बर्बादी को रोकना चाहिए। प्राकृतिक यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व भी अनवीकरणीय स्रोतों में से एक हैं। अब यूरेनियम के परमाणु 2 या अधिक खंडों में विभक्त होते हैं। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है। जैसे बच्चों प्राकृतिक संसाधनों में एक यूरेनियम भी आता है, ठीक है, एक प्रकार का तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व। इसमें भी क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, हम बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। तो आपको पता है जो जीवाश्म ईंधन है वो ऊर्जा के क्या है, पारंपरिक स्रोत हैं और ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है बच्चों, जीवाश्म ईंधन होता क्या है, देखो बच्चों कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सालों पहले क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु ये दब गए और दबे हुए उनके ऊपर साल दर साल परतें चढ़ती गई। ठीक है, और वो बहुत नीचे जाते गए और नीचे जाने के बाद उनका जो शरीर है या उन पेड़ पौधों जीव जंतु से क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन जैसे कुछ से पेट्रोल, डीजल, कोयला, कच्चा तेल ये सब हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के बहुत महत्वपूर्ण अनवीकरणीय स्रोतों में से हैं। हमारी जरूरत का लगभग 85% भाग, जो हम जितनी भी ऊर्जा काम में ले रहे हैं उसका लगभग 85% भाग तो हम किससे काम में ले रहे हैं बच्चों, जीवाश्म ईंधन से काम में ले रहे हैं। ठीक है, भाग जीवाश्म ईंधनों के दहन द्वारा पूरा किया जा सकता है। इन संसाधनों का प्रमुख घटक क्या होता है, कार्बन होता है। इनमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन पाया जाता है। अब आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हम एक साल के अंदर लगभग कितना टन, लगभग 1.9 लगभग 2 अरब टन कोयला काम में ले लेते हैं। देखो बच्चों आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक साल में हम विद्युत आपूर्ति के लिए लगभग पूरे विश्व में कितना 1.9 अरब टन कोयला जला लेते हैं। कितना ज्यादा कोयला हम एक साल में काम में ले रहे हैं बच्चों। जीवाश्म ईंधनों में बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। यह संचित ऊर्जा अन्य रूप जैसे कि ऊष्मा, प्रकाश और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अरबों खरबों साल पहले पौधों और जीवों के अवशेष भूमि के नीचे दब गए। ठीक है, और साल दर साल पृथ्वी के क्रोड़ के ताप तथा मिट्टी एवं चट्टानों के दाब के कारण यह दबे हुए अपघटित कार्बनिक पदार्थ ही क्या है, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन कैसे बना, तो आप बताओगे कि बहुत सालों पहले, अरबों खरबों सालों पहले जो जीव जंतु पेड़ पौधे धरती के अंदर दब गए, वो धरती के ताप के कारण और उनके ऊपर परत दर परत जो मिट्टी की और चट्टानों की जो परतें पाई गई, उनके दाब के कारण ही वो किसमें परिवर्तित हो गए, जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला की। तो कोयला कैसे बना, वैसे ही बना, जीवाश्म ईंधन तो है कोयला। कि क्या हुआ, पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, उनका क्या होता है, कोयला भवन होता है, मतलब कोयला बनने की प्रक्रिया होती है। और वो प्रक्रिया कैसे होती है, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके निर्माण की प्रक्रिया को कोयला भवन या क्वालिफिकेशन द्वारा होती है। उच्च ताप और दाब की स्थिति में अपघटित पादप पदार्थों द्वारा क्या बनता है, कोयला बनता है। इस प्रक्रिया में दूसरे ईंधनों के निर्माण की अपेक्षाकृत कम समय लगता है। दूसरे ईंधन कौन से है, जैसे पेट्रोल, डीजल, आपके प्राकृतिक गैस हो गई, कच्चा तेल हो गया, इनका निर्माण में जितना समय लगता है ना, उनसे थोड़ा कम समय इसमें लगता है। ठीक है,
कोयला एक संगठन एक सा नहीं होता, ये क्षेत्र के अनुसार बदलता है। इसका मतलब ये है कि कोयले के भी कुछ प्रकार पाए जाते हैं। हाँ, सब जगह एक जैसा कोयला नहीं पाया जाता, कुछ जगह बहुत अच्छा कोयला पाया जाता है, कुछ जगह कम अच्छा कोयला पाया जाता है। तो हम कोयले के प्रकार देखते हैं बच्चों। कोयले के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों में पादप पदार्थ का संगठन और कितने दिनों तक वह अपघटन की प्रक्रिया में रहा है, ये प्रमुख कारक है। कोयले कई प्रकार के होते हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, उपबिटुमनी और बिटुमनी। पहली प्रकार का कोयला पीट कोयला है, जो मृत व अपघटित पादप पदार्थों का संग्रह है। ठीक है, इस पहला एक प्रकार कौन सा है कोयले का? पीट है। ठीक है, और ये कैसा है? ये मृत और अपघटित पादपों के द्वारा बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। विगत काल में पीट को लकड़ी के विकल्प के रूप में ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। पीट धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होता है? लिग्नाइट में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो सबसे कम अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है? पीट है। ठीक है, उससे अच्छा कौन सा है? लिग्नाइट है। यह भूरे रंग की चट्टानों के रूप में मिलता है, जिसमें कि पादप पदार्थों को भी पहचाना जा सकता है, और इसकी कैलोरी मान तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम होता है। मुख्यतः पीट से कोयला बनने की अवस्था में लिग्नाइट बीज की अवस्था में आता है। इसके बाद की अवस्था को उपबिटुमनी अवस्था कहते हैं, जो हल्के काले रंग की संरचना होती है और जिसपे बहुत कम दृश्य पादप पदार्थ होता है। इस प्रकार के कोयले का कैलोरी मान आदर्श कैलोरी मान से कम होता है। और सबसे अच्छा जो है वो आपके बिटुमनी है। यह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। कौन सा? बिटुमनी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि सर्वोत्तम सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला कौन सा है? तो बच्चों बिटुमनी है। ठीक है, ये एकदम तो काला होता है, बहुत सघन होता है और भंगूर होता है। ठीक है, इस प्रकार के कोयले का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सबसे निम्नतम क्वालिटी वाला कोयला तो कौन सा हुआ? पीट। और सर्वोत्तम अच्छा जो कोयला है उसका नाम क्या हो गया? वो हो गया बिटुमनी। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा या सबसे ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो देखो प्राकृतिक गैस का क्या है? एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन ही है ना। तो देखिए बच्चों, प्राकृतिक गैसें ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। अंटार्कटिका द्वीप को छोड़कर पृथ्वी के बाकी कई स्थानों पर तेल व गैस क्षेत्र पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। यह गैसोलीन से ज्यादा अच्छा ईंधन है। ठीक है, यह जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है मुख्य कौन सी? CO2। और ये किससे मिलती है हमें? ये प्राकृतिक गैस के दहन से मिलती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा कि क्या क्या तो लाभ है और क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लाभ की बात करेंगे कि हम जीवाश्म ईंधन को काम में ले रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है और उससे हमें क्या हानियां हो रही है। तो सबसे पहले हम लाभों की बात करते हैं। तो आपको पता है बच्चों, जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा का उत्पादन करना तकनीकी दृष्टि से आसान है और इसकी लागत भी कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधनों का कैलोरी मान बहुत अधिक होता है। जीवाश्म ईंधनों से एक ही क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि तेल और गैस आदि को ऊर्जा संयंत्रों तक पाइपलाइन के द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। विद्युत संयंत्र गैसों का उपयोग करते हैं, वे बहुत दक्ष होते हैं। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों का निर्माण प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अपेक्षाकृत सरल होता है। इनका निर्माण किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो क्या थे? लाभ थे। मतलब जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और उनसे बहुत अधिक हमें कैलोरी भी मिलती है। तो जो तेल होते हैं, जैसे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पाइपों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, या हमें कोई भी उद्योग निर्माण करना है जिसके अंदर हमें बहुत सारी ऊष्मा की मात्रा चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या है? एक तो अपेक्षाकृत कम लागत होती है, मतलब पैसा कम खर्च करना पड़ता है, आसानी से हमें मिल जाते हैं। और जिस जगह जीवाश्म ईंधन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है वहाँ पे क्या होगा? उनका उपयोग करना भी आसान होगा, वहाँ पे हम अच्छे से उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? इनके लाभ है। अब इनकी कमियां क्या क्या है? तो देखो, अभी हमने पढ़ी थी एक कमी तो कि जब हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो उससे क्या होती है? CO2 गैस निकलती है और वो एक प्रकार के ग्रीन हाउस गैस है। वो क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस से अपना जो टेम्परेचर है धरती का वो बढ़ाती है ना, तो नुकसानदायक है धरती के लिए। तो देखो और क्या क्या कमियां हैं। जीवाश्म ईंधनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने पर सबसे बड़ी हानि इनसे उत्पन्न प्रदूषण है। सबसे पहला तो ये क्या है? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जीवाश्म ईंधनों के दहन की प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में विषैली गैसें, कोयले का उपयोग करने पर उड़न राख,
ठीक है, बनती है, जो कि पर्यावरण को संदूषित करती है, मतलब प्रदूषित करती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जो सूर्य की किरणों को रोक लेती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या हो गया, जो अपना धरती का टेम्परेचर है वो बढ़ाती है। आगे देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोयले के जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड अपने अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अम्लीय वर्षा का मतलब कि जो हमारा पानी जो होता है उसका एक कोई ना कोई पीएच होता है, लेकिन अगर पर्यावरण के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो जब वहां पे जो बारिश होगी उसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और बारिश के पानी के साथ मिक्स हो जाती है और फिर वो मिक्स हुआ पानी धरती पे आता है। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की जो बारिश होती है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो हमारी फसल के लिए, हमारी धरती के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। आगे देखो, जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति सीमित है और इनकी बहुत जल्दी पुनःपूर्ति नहीं की जा सकती, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि जीवाश्म ईंधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और इनकी पुनःपूर्ति करना आसान नहीं है, या पुनः पूर्ति करने में बहुत अधिक लंबा समय लगता है, ठीक है ना। तो इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। अगर हम बहुत अधिक मात्रा में काम में लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो हम इनका पुनः भोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित मात्रा होती है, या आप कह सकते हो कि इनके पुनः निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है बच्चों, आज इनका उपयोग किया जा रहा है, इनके भंडार जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। कोयला समेत अन्य जीवाश्म ईंधनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में बहुत बड़े भूभागों का विनाश होता है, जिससे उन भूभागों में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे आपको पता है बच्चों, कोयला कब बनेगा, जब धरती के अंदर जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होते हैं, समा जाते हैं। और ऐसे थोड़ी ना समा जाएंगे, कोई आपदा आएगी, कहीं कोई भूकंप आ गया, फिर कोई जीव जंतु पेड़ पौधे कहीं दब गए, तो इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई आपदा आई, मतलब वहां कोई ना कोई प्राकृतिक क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो मतलब पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा, और इसी के कारण क्या होगा, कोयले का निर्माण होगा। लेकिन ऐसी आपदाएं आना भी तो अच्छा नहीं है ना। आगे देखिए, जीवाश्म ईंधनों जिनमें कोयला भी शामिल है को जमीन के अंदर से निकालना बहुत कठिन कार्य है, और इसमें सबसे खतरनाक कामों में गिना जाता है। आपको पता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं वो नीचे दब के मर भी जाते हैं, है ना। कई बार इससे खदानों में काम करने वाले लोगों की जान भी चली जाती है। प्राकृतिक गैसों का उपयोग करने पर वातावरण में एक अप्रिय सी गंध फैल जाती है, और जो श्रमिक लोग वहां काम करते हैं उनको भी क्या होती है, इन गंध के कारण बहुत सारी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी हो जाती है बच्चों। आगे देखो, बात करते हैं हम परमाणु से ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो नाभिकीय ऊर्जा भी हमने पढ़ा था, एक शब्द आया था यूरेनियम, जो कि क्या है, एक रेडियोधर्मी तत्व है। अब बच्चों ये जो यूरेनियम होता है, इसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि जब इसका विखंडन होता है तो इससे निकलने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि आप उसको एटम बम बनाने में उपयोग में ले सकते हो। अगर आपने एक नाम सुना है, हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे जब इसका उपयोग किया गया था तो उसका असर हमें आज तक दिख रहा है। कितनी पुरानी बात है और आज तक वहां पे इसका असर दिख रहा है। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ तत्व जैसे कि रेडियम और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा विघटन के प्राकृतिक स्रोतों की तरह काम करते हैं। वास्तव में इन तत्वों के परमाणुओं का स्वतः विघटन होता रहता है, जिससे कि परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। यूरेनियम जैसे भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में विघटित कर परमाणुओं के नाभिक में संचित ऊर्जा को मुक्त किया जाता है। एक परमाणु के नाभिक का लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विघटन व साथ में ऊर्जा के निर्मुक्त होने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये नाभिकीय विखंडन किसको कहते हैं कि जो एक परमाणु होता है, एक परमाणु को लगभग दो समान द्रव्यमान के अंदर दो नाभिक में विघटन करना ही क्या है बच्चों, नाभिकीय विखंडन होता है। और जब हम इस प्रकार का विघटन करते हैं किसी परमाणु का बराबर दो द्रव्यमानों में, तो हमेशा क्या है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और ये निकलने वाली जो ऊर्जा होती है इसका मान बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जब एक मुक्त न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 क्या है, उसका द्रव्यमान है, के नाभिक के साथ सही गति से टकराता है तो यह नाभिक द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस प्रक्रिया से यूरेनियम 235 का नाभिक बहुत ही अस्थायी हो जाता है और दो छोटे छोटे परमाणुओं के नाभिक के रूप में विघटित हो जाता है, साथ ही ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब देखो, यूरेनियम था ना, यूरेनियम 235, तो इसके ऊपर क्या हुआ, इससे जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराता है तो ये क्या है, ये दो भागों में टूट जाता है। ठीक है, और ये जो दो भाग होते हैं, जब ये टूटता है दो भागों के अंदर, तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है,
इसी प्रक्रिया में कुछ न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं जो कि अन्य यूरेनियम के परमाणुओं को विघटित करते हैं। अब देखो, जब ये एक परमाणु जब दो परमाणु में टूटता है तो ऊर्जा तो मुक्त होती है, साथ में क्या होता है, साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रॉन मुक्त हुआ। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रॉन है ये किसी और यूरेनियम परमाणु को क्या करेगा, दो भागों में तोड़ेगा, फिर वो किसी और को तोड़ेगा, यूरेनियम को। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 से 2, 2 से 4, मतलब बहुत अधिक संख्या के अंदर क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो अभिक्रिया है वो तेजी से चलती रहती है। ऐसी जो अभिक्रियाएं होती है उसको श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब कि आपने एक यूरेनियम परमाणु को दो भागों में तोड़ा, ठीक है, उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन किसी और यूरेनियम परमाणु को तोड़ेंगे, उससे निकलने वाले किसी और को, तो ये क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। तो आप सोचो कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होगी, इससे होती है ना। आगे देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग पानी को उबालकर वाष्प बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बनने वाली भाप से टरबाइन चलाए जाते हैं और उनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जो निर्मुक्त हो रही है यहाँ पे ऊर्जा, उस ऊर्जा को हम इकट्ठा करते हैं किस रूप के अंदर, कि हम जो पानी है उसको उबाल सकें। तो जब पानी को उबालेंगे तो क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और वाष्प, ये बनने वाली वाष्प क्या करेगी, जो टरबाइन होता है ना, उस टरबाइन को चलाते हैं। तो जब ये बनने वाली वाष्प टरबाइन को चलाएगी तो टरबाइन को चलने से हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से क्या है, आप देखो यूरेनियम जो परमाणु था उससे निकलने वाली ऊर्जा को हम किस में बदल लिए, अब विद्युत ऊर्जा में बदल लिए। मतलब ये ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हुआ, पहला। दूसरा, आपको ये पता चला कि रेडियोधर्मी तत्व से कितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, विखंडन की अभिक्रिया बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में नाभिकीय रिएक्टरों में संपन्न की जाती है। अन्यथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का परिणाम बम के विस्फोट के रूप में होगा। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अभिक्रिया में निर्मुक्त कुछ न्यूट्रॉन बोरॉन कैडमियम के छड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। हमारे देश में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर कहाँ कहाँ है, तारापुर, कलपकम, कोटा और नरोरा में कार्य कर रहे हैं। आपसे पूछे हमारे देश में कहाँ कहाँ पे है, तो तारापुर, कलपकम, कोटा और नरोरा में क्या है, नाभिकीय विखंडन करवाने के लिए जो स्थान होते हैं, ठीक है, जहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है इनके द्वारा, जिनको हम कहते हैं नाभिकीय रिएक्टर, वो कहाँ कहाँ पे हैं, इन 4 जगह पे है। ठीक है बच्चों, आगे देखो नाभिकीय संलयन। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था नाभिकीय विखंडन, मतलब जो यूरेनियम था उसके ऊपर हमने क्या करवाया, न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, जिससे 2 भागों में टूट गया। ठीक है, जिनका द्रव्यमान क्या है, लगभग समान है। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना। अभी हम बात कर रहे हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब है कि ये 2 नाभिक जुड़कर एक बना ले। ठीक है, तो जुड़ने का मतलब होता है संलयन। तो देखो हम बात करते हैं, जब 2 हल्के नाभिक जैसे कि ड्यूटेरियम क्या होता है, भारी हाइड्रोजन कहते हैं जिससे, जब 2 हल्के नाभिक जैसे कि ड्यूटेरियम के नाभिक आपस में मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तब भी ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखो बच्चों कि जब ये यूरेनियम से 2 नाभिक बन रहे थे नए, तब भी क्या हो रही थी, ऊर्जा जो है वो मुक्त हो रही थी। ये तो थी नाभिकीय विखंडन। अभी हम बात करें नाभिकीय संलयन की, तो नाभिकीय संलयन के दौरान भी क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त होती है। वह प्रक्रिया जिसमें हल्के परमाणुओं के नाभिक आपस में मिलकर भारी परमाणुओं के नाभिक का निर्माण करते हैं और जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन का मतलब हो गया कि जो हल्के नाभिक होते हैं वो मिलकर क्या करें, भारी नाभिक का निर्माण। जबकि नाभिकीय विखंडन क्या हो गया कि भारी नाभिक मिलकर, भारी नाभिक जो होता है वो टूटकर 2 क्या बना ले, समान द्रव्यमान के नए नाभिक का निर्माण करे। और दोनों में क्या होता है बच्चों, दोनों के अंदर ही ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना, आगे देखिए, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में बहुत अधिक ताप, देखो कितने डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। इसी क्रियाविधि से तारों में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। आपको पता हो हाइड्रोजन बम कैसे बनाए जाते हैं, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। आगे बात करते हैं, क्या आप जानते हैं यदि नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाए, अनियंत्रित मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पाए उनका टूटना या जुड़ना, ठीक है, तो यूरेनियम के सभी नाभिक 1 सेकंड के क्षण अंश में, मतलब 1 सेकंड के भी
बहुत छोटे से समय में क्या होगा, उसके अंदर अंदर विघटित हो जाएंगे और वह एक भयानक विस्फोट का रूप ले सकता है। ऐसा ही विस्फोट नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने से हुआ था और आपको मालूम होगा जिसका असर आज तक दिखाई देता है। तो ये कितने खतरनाक है बच्चों, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम नाभिकीय ऊर्जा के क्या क्या उपयोग है। सबसे पहला है नाभिकीय संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। आपको पता है नाभिकीय ऊर्जा से जहाज और पनडुब्बियां चलाई जा सकती है। जलयान नाभिकीय ऊर्जा से संचालित होते हैं, उनमें एक बार के ईंधन से ही लंबी दूरियां तय की जा सकती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में उप उत्पाद के रूप में बनने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ चिकित्सा, कृषि और शोध में काम आते हैं, ठीक है। आगे है क्या क्या खतरे होते हैं हमें अब नाभिकीय ऊर्जा से। सबसे पहला है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया में हानिकारक नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न होती है, जिनसे क्या है कभी दुर्घटनावश इन विकिरणों का रिसाव हो जाने पर यह मानव शरीर में प्रवेश कर कोशिकाओं को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ही नाभिकीय संयंत्रों को चारों तरफ से इस प्रकार के विकिरणों को अवशोषित करने वाले पदार्थों जैसे कि लेड की मोटी परतों से ढका जाता है। जिससे क्या होगा, अगर उस पर मोटी परत बना देंगे ना तो उससे किसी भी प्रकार की गैस या विकिरण बाहर नहीं निकलेगी और हमारी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसलिए हम क्या करते हैं, उन पे लेड की मोटी परत चढ़ा देते हैं। आगे देखिए बच्चों, लेकिन यदि ये विकिरण दुर्घटनावश वातावरण में फैल जाए तो आसपास रहने वाले लोगों के लिए लगातार खतरा बन सकती है। शायद आप लोगों को इस तरीके की 2 घटनाओं के बारे में पता होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 3 माइल आइलैंड तथा तत्कालीन सेवाएं संघ की चेरेनोबिल नाभिकीय दुर्घटना। आपने अगर पता हो गया आपको इन दुर्घटनाओं, दोनों दुर्घटनाओं के बारे में, और नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके देखना बच्चों। इन दोनों दुर्घटनाओं में विकिरणों के वातावरण में फैलने से बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिनका अभी तक पूरा आकलन नहीं हो पाया है। तो ये कितनी हानिकारक चीजें हैं, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं दूसरा खतरा। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में निकलने वाले अपशिष्ट और मुख्य रूप से प्रयोग हो चुके ईंधन के निपटान से संबंधित है। नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय विकिरणों को उत्सर्जित करने वाले अनेक हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हें नाभिकीय अपशिष्ट कहते हैं। नाभिकीय अपशिष्ट का मतलब जब हम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन इस प्रकार की अभिक्रियाएं करवाते हैं तो उनसे हमें क्या है, अपशिष्ट पदार्थ मिलते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय अपशिष्ट कहते हैं। वर्तमान में नाभिकीय संयंत्रों में जितना भी अपशिष्ट बन रहा है उन्हें लेड के मजबूत पात्रों में भूमि के नीचे संग्रहित किया जा रहा है। इस तरीके के अपशिष्ट के निपटान का कोई अधिक संतोषजनक और सुरक्षित तरीका हमें अब तक खोज नहीं पाए हैं। देखो बच्चों, हम जब इनसे निकलने वाली जो अपशिष्ट होती है उसको क्या कर रहे थे, हम लेड के पात्र बना के चारों तरफ उसका लेड की मोटी परत होती है और उसके अंदर डाल देते थे इन अपशिष्टों को, और इनको हम क्या जमीन में दबा देते हैं। लेकिन इसके अलावा हम उस अपशिष्ट का, एक तरीके से कचरा है वो, उस कचरे का निपटान कैसे कर सकते हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है अभी तक। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि ताकि उनसे निकलने वाला विकिरण बाहर नहीं आए, कोई भी गैस लीक नहीं हो, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, लेड का एक मोटा परत या एक मोटे डब्बे के अंदर क्या कर रहे हैं, संचित करके जमीन के अंदर दबा रहे हैं। पर और क्या कर सकते हैं हम, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप उसको ऐसा नहीं करोगे तो वो पता है आपको कितना नुकसानदायक है, हमारी कोशिकाओं तक को खराब कर सकते हैं, उनको भी विघटित कर सकते हैं। आगे देखिए, जीवाश्म ईंधनों के बदले नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के 2 प्रमुख लाभ हैं। जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर गैसें उत्पन्न होती है जो वातावरण को प्रदूषित करती, पहली बात। लेकिन नाभिकीय ईंधनों के साथ ऐसा नहीं है। अब देखो बच्चों, जब हम जीवाश्म ईंधन जला रहे थे, जो पेट्रोल डीजल है, ठीक है, उनसे जो गैस उत्पन्न हो रही थी वो वातावरण को प्रदूषित करती है, ठीक है। लेकिन जो नाभिकीय ईंधनों के साथ क्या है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाभिकीय ईंधनों में क्या है, इस प्रकार की निकलने वाली कोई गैस नहीं होती। लेकिन देखो, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति में बहुत कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे बहुत अधिक परिमाण में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। ये क्या है, जीवाश्म ईंधनों के बदले नाभिकीय ऊर्जा के प्रमुख लाभ हैं, ठीक है। क्या क्या, कि एक तो उनसे कोई गैस, प्रदूषित गैस नहीं निकलती, और दूसरा क्या है कि बहुत कम ईंधन की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। लेकिन नुकसान भी है ना बच्चों, क्योंकि हम अभी तो उनको किस में, लेड के डिब्बों में डाल के जमीन के अंदर दबा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। आगे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किन्हीं 4 अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए और प्रत्येक से होने वाला एक लाभ लिखिए। तो देखो, सबसे पहला कोयला। कोयला क्या होता है, सस्ता है और
सरलता से मिल सकता है। दूसरा है तेल, जो परिवहन के लिए क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तीसरा है प्राकृतिक गैस, तो आपको पता है गैसोलीन से भी अच्छी है, और इसमें ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना CO2, इसकी उत्पत्ति होती है और उसका कैलोरी मान भी क्या है, बहुत अधिक है। नेक्स्ट है नाभिकीय ईंधन। तो नाभिकीय ईंधन का आपको पता है कि विद्युत स्टेशनों में प्रयोग में लिया जाता है और इनसे कोई भी अपशिष्ट गैस नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा को प्राप्त करने की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा एक बहुत सशक्त विकल्प है, फिर भी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर क्यों नहीं किया जा सकता? इसका आंसर बच्चों आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जीवाश्म ईंधन और नाभिकीय ऊर्जा में क्या तो अंतर है और दोनों में से क्या फायदा देगा और क्यों फायदा देगा, क्या फायदा नहीं देगा और क्यों नहीं देगा, है ना? तो क्या बताने की जरूरत है? चलो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कारणों से नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को स्थापित करना कठिन कार्य है तथा इनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत धनराशि लगानी पड़ती है। इसके अलावा इन संयंत्रों से उत्पन्न नाभिकीय कचरे के भी अनेक खतरे हैं, आपको मालूम ही है। तीसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के उपयोग द्वारा ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्या सीमाएं हैं? तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक गैस है वो प्राकृतिक संसाधन है जो कि एक निश्चित लिमिट में है, बहुत ज्यादा नहीं है, और उनकी पुनः पूर्ति तुरंत नहीं हो सकती है ना? देखो, प्राकृतिक गैस हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग में लाने की सीमाएं क्या है? प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग क्षेत्र विशेष में अप्रिय गंध छोड़ सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करिए। धन्यवाद।